वैल्यूज मैंने लिखी हैं, इन वैल्यूज को जरा इस पैराग्राफ से लिंक करेंगे। देखिए पहली चीज है कि इन अकॉर्डिंग विद स्टैंडर्ड एंड IFRS 3 an acquirer recognizes separately from goodwill and intangible asset of acquiring। तो इस यहाँ तक आप ये वर्डिंग को गौर कीजिएगा। तो ये क्लियरली लिख रहा है कि गुडविल और अदर इंटेंजिबल एसेट दोनों सेपरेट रिकॉग्नाइज हो। अब देखें, हमने ब्रांड को सेपरेटली रिकॉग्नाइज किया और गुडविल को सेपरेट रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट, अब आगे लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, irrespective of whether the asset has been recognized by the acquiree before the business combination। इस चीज से कतई नजर के क्या वो इंटेंजिबल एसेट जो आप अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो पहले बी लिमिटेड की बुक में रिकॉर्ड हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, अगर हुआ है या नहीं हुआ है हमें उसको रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू पर, अगर वो उसकी डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल से ये दोनों चीजें क्लियर कर दी। उसके बाद नेक्स्ट, दिस मींस दैट एक्वायरर recognizes as an asset separately from goodwill of an in-process research and development project of acquiring if the project meet the definition of intangible asset। अगर कोई इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट है जो कि इसकी बुक में कैपिटलाइज नहीं हुई और इसकी बुक में कैपिटलाइज हो रही है, तो उसको आप बिल्कुल कैपिटलाइज करेंगे कब, जब उसकी डेफिनेशन मीट कर रही है। तो ये जो मैंने ब्रांड या रिकॉर्ड किया है, तो इसको इस अजम्पशन के थ्रू लिया है कि ये डेफिनेशन को भी मीट कर रही है और क्राइटेरिया को भी मीट कर रही है। जो इंटेंजिबल क्राइटेरिया है उसको भी हम ये मीट कर रहे हैं, तब हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड एक्वायरीज इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट व्हेन इट meets the definition of asset, is identifiable and separable or arises from contractual or other legal rights। Very simple, ये वही क्राइटेरिया है जो पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर क्राइटेरिया मीट होता है आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं होगा तो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये आपने माइक ऑफ करें प्लीज, किस स्टूडेंट को ऑन है? ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड। Subsequent expenditure on acquired research and development project, ये पैरा 242 है। यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस का क्या रूल है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दैट नंबर ए relates to an in-process research and development project acquired separately or in a business combination and recognized as intangible asset and is incurred after the acquisition of that project shall be accounted for as intangible asset if capitalization criteria is met। Okay, let's see। अब एक कंपनी है ए लिमिटेड, चूंकि यहां पर ये ज़हन में रखिएगा कि उसने दोनों वर्ड यूज किए हैं, चाहे एक्वायर्ड सेपरेटली और इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। मैं सेपरेट की एग्जांपल ले रहा हूं। ए लिमिटेड की एक रिसर्च कॉस्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसने 15 मिलियन की कॉस्ट इनकर की हुई है। बी लिमिटेड इस 15 मिलियन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक्वायर कर लेता है और ये एक्वायर करता है 15 मिलियन में ही हम अज्यूम करते हैं। तो पहली चीज है कि वो ये लिख रहा है रिलेट टू इन प्रोसेस रिसर्च, ये असल में इन प्रोसेस रिसर्च थी। ठीक है, इस इन प्रोसेस रिसर्च को, माशाल्लाह ये कोई स्टूडेंट है ओसामा, हाँ जी, बड़ी जल्दी आपको याद आया यार ये सवाल करना है? कि हम स्टैंडर्ड कौन सा पढ़ रहे हैं। जब आपको यही नहीं पता कि हम स्टैंडर्ड कौन सा पढ़ रहे हैं अल्लाह के बंदे, तो क्या सीखोगे? IS 38 इंटेंजिबल एसेट। ओके तो ये दोबारा देखिएगा कि अगर कोई ए लिमिट की इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी जो बी लिमिटेड ने एक्वायर कर ली, तो बी लिमिटेड इसको कैपिटलाइज करेगा, कैपिटलाइज करेगा एज इंटेंजिबल एसेट। लेकिन अब इस पे वो 3 to 4 मिलियन कॉस्ट फर्दर लगाता है।
सब्सिक्वेंट यानी फर्दर कॉस्ट लगाता है, क्योंकि ये इन प्रोसेस थी, अभी मुकम्मल तो नहीं हुई थी। क्या ये फर्दर कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए? तो स्टैंडर्ड लिखता है इज इनकर्ड आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट शैल बी अकाउंटेड फॉर इंटेंजिबल एसेट इफ कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया इज मेट। तो यस, ये भी कैपिटलाइज होगी इंटेंजिबल, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? इफ क्राइटेरिया इज मेट। अब ये क्राइटेरिया जो है ना, ये आगे आएगा। ये 6 क्राइटेरिया होते हैं और 6 के 6 को मीट होना जरूरी होता है। अगर कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मेट होगा तो यस, हम इसको बिल्कुल कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आपने एक्वायर किया है, परचेज किया है, इसको 100% कैपिटलाइज करना है, क्योंकि आप परचेज कर ही इसलिए रहे हो कि वो आपकी उसकी वैल्यू को, उसकी डेफिनेशन को ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है। उसके क्राइटेरिया को ये ऑलरेडी फुलफिल कर, अगर ये फुलफिल नहीं कर रहा होता, मसलन क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, फ्यूचर बेनिफिट्स हो। मुझे आप ये बताएं, अगर एक ऐसा एसेट आप एक्वायर कर रहे हो और 15 मिलियन एक्वायर कर रहे हैं जो अभी कंप्लीट भी नहीं है, वो इन प्रोसेस है, तो अगर फ्यूचर बेनिफिट है तो आप इसको एक्वायर कर रहे हो ना, वेरी सिंपल। अगर फ्यूचर बेनिफिट ना हो तो हम क्यों एक्वायर करें? तो इट मींस कि ये फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। नंबर 2, इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो रही है, यस बिल्कुल हो रही है, ये 15 मिलियन, तो ये दोनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, ठीक है। जब दोनों क्राइटेरिया मीट हो जाएंगे तो यही बात है, ये कैपिटलाइज होगा। तो इसलिए जब आप बाय करते हो किसी चीज को, तो वो ऑटोमेटिकली क्राइटेरिया मीट कर रहा होता है और उसको हम लाजमन कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन जो आप फर्दर कॉस्ट लगाते हो, उसके लिए याद रखिएगा, उस क्राइटेरिया को आपने अप्लाई लाजमन करना है। अगर क्राइटेरिया मीट होगा तो कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब इसके बाद आइएगा एक्विजिशन बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अब ये गवर्नमेंट ग्रांट जो है IS 20, ये आप पहले पढ़ चुके हो FAR 1 में। व्हाट इज अ गवर्नमेंट ग्रांट? इसका रूल क्या है? ये अगर मैं सिंपल करूं, चले बहुत सिंपल, कि सम टाइम गवर्नमेंट जो है ना, वो फ्रीली हमें फ्री में दे देती है कोई इंटेंजिबल एसेट, फ्री प्रोविजन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अब सवाल ये है कि हमारे पास तो इंटेंजिबल एसेट आ गया हमारी कंपनी के पास, क्या मुझे उस इंटेंजिबल एसेट को बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना, क्योंकि ये फ्री में मिला है थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट। तो अब इसका रूल देखते हैं जी। इफ द इंटेंजिबल एसेट was acquired through government grant, then entity may choose to recognize both intangible asset and government grant at fair value. तो आप बिल्कुल आप इसको चूज कर सकते हो कि आप इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करें, यानी डेबिट करें इंटेंजिबल एसेट को, और क्रेडिट करें गवर्नमेंट ग्रांट को, जो आप पिछले FR 1 में पढ़ चुके हैं, विद द इक्वल टू इट्स फेयर वैल्यू। यानी जो भी इंटेंजिबल एसेट मिल रहा है, उसकी जो फेयर वैल्यू है, उस पर आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद इंटरनली जनरेटेड गुड, आपके एसेट्स। अब यहां से आगे जो हमारा स्टैंडर्ड में आएंगे इंटरनली जनरेटेड, पहले तो वो हम डिस्कस कर रहे थे जो हमने बाय किए हैं, ठीक है। जो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आता है वो इससे रिलेटेड आता है, इंटरनली जनरेटेड जितने भी एसेट्स हैं। तो यहाँ पहले हम गुडविल को डिस्कस करेंगे, पैरा 48 और पैरा 51। तो पहली चीज याद रखेगा कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल shall not be recognized as an asset। स्टैंडर्ड बड़ा क्लियर कहता है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। और पहली स्लाइड्स में मैंने एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन भी किया था कि इंटरनल जनरेटेड गुडविल को हम एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जरा इसकी डिस्कशन करते हैं। पैरा 51 में स्टैंडर्ड ने हमें इसको बताया कि इट इज सम टाइम डिफिकल्ट टू असेस वेदर एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट qualifies for recognition because of problems in identifying whether and when there is an identifiable asset that will generate expected future economic benefits। So well, इस लाइन को बड़ी सिंपल एग्जाम हम डिस्कस कर सकते हैं थ्रू गुडविल। 1 जनवरी 2017 को आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, आपके बिजनेस के ब्रांड के मुतालिक नो वन नोज। 31 दिसंबर 2017 को जब अकाउंट्स बनाते हो, क्लोज करते हो, रिपोर्टिंग डेट आती है, तो आपको पता लगता है कि आपके बिजनेस की एक रेपुटेशन डेवलप हो चुकी है, आपका एक ब्रांड है जो आपका, यानी उसकी एग्जिस्टेंस है मार्केट में।
जब एक एसेट की एग्जिस्टेंस मार्केट में मौजूद है, तो अब सवाल ये है कि इसको मैं क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो वो लिखता है कि वेदर एंड व्हेन एन आइडेंटिफाइबल एसेट विल जनरेट एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मुझे आप ये बताएं कि एक तो कहां से ये हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके दे रहा है। इस चीज को जज नहीं किया जा सकता। क्या 1 जनवरी से, क्या ब्रांड 31 दिसंबर को ही आपकी एग्जिस्टेंस हुई या उससे पहले हुई, तो ये जज करना मुश्किल है। सेकेंडली, तो उसकी जो कॉस्ट है उसको भी मेजर नहीं किया जा सकता कि इसको, अगर चले हम कह लें कि ये फ्यूचर बेनिफिट जी मार्च से हमारा स्टार्ट हो चुका था, लेकिन फिर उसकी कॉस्ट को कैसे मैं रिलायबली मेजर करूंगा। तो इसमें स्टैंडर्ड ने बड़ी क्लियर गाइडलाइन दी है, determining the cost of an asset reliably. ठीक है, in some cases the cost of generating an intangible asset internally cannot be distinguished from the cost of maintaining or enhancing the entity's internally generated goodwill or running day-to-day operation. ठीक है, यानी intangible asset की cost इसलिए हम recognize नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कि ये reliably measure नहीं हो सकता, because it becomes डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए डिस्टिंग्विश करना, किसमें, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग और एनहांसिंग द एंटिटीज इंटरनली जनरेटेड गुडविल और फॉर रनिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, इनमें कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि जिसने गुडविल को जनरेट किया है, और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू जज। तो लिहाजा वेरी सिंपल वर्ड्स, मैं तो सिंपल ये कहूंगा कि इट्स कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। जब कॉस्ट किसी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती, कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड रिलायबली, मीन मेजर्ड रिलायबली, तो हम इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। दैट इज द रीजन कि हम गुडविल को एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अब आइएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, पैरा 52 और पैरा 53, ये आगे भी चलेगा, मूव करेगा। सेपरेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज। अब हमें सेपरेट करना है कि कौन सी फेज ऐसी है जो रिसर्च है, कौन सी फेज ऐसी है जो डेवलपमेंट है। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हमें स्टैंडर्ड दे रहा है, टू असेस वेदर एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन। Entity classify the generation of asset into two phases, that is a research phase and development phase. ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है ये सेपरेटली रिकॉग्नाइज होती है, यानी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर ये सेपरेट हो। ठीक है, although the term research and development are defined, the terms research phase and development phase has a broader meaning for the purpose of this standard. और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिसर्च फेज किससे रिलेट करती है, प्लांट इन्वेस्टिगेशन, प्लांट इन्वेस्टिगेशन। और डेवलपमेंट फेज किससे रिलेट करती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। ये दो चीजें रखनी है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। कौन सा नॉलेज गेन किया, जो आपने knowledge gained from research phase. From research phase. अच्छा, if an entity cannot distinguish the research phase from the development phase in an internal project to create an intangible asset, entity treats the expenses of that project as if were incurred in research phase only is the most important. अगर किसी भी एंटिटी में ये डिस्टिंग्विश ना किया जा सके कि कौन सा रिसर्च फेज है, कहां से डेवलपमेंट फेज शुरू हुई है, उस सूरत स्टैंडर्ड बड़ा क्लियर हमें मेंशन करता है कि जितना भी आपकी कॉस्ट इनकर हुई है किसी भी फेज में, चाहे वो रिसर्च है या डेवलपमेंट है, वो सारी की सारी हमारी रिसर्च फेज कंसीडर होगी। ठीक है, ये लाइन फिर देखें, इफ एन एंटिटी कैन नॉट डिस्टिंग्विश द रिसर्च फेज
from the development phase of an internal project to create an intangible asset. यानी मैं intangible asset create करना चाहता हूँ, उसको create करने के लिए मुझे research अलग करनी पड़ेगी, development अलग करनी पड़ेगी, और entity distinguish नहीं कर पा रही कि कौन सी research phase है और कब से development शुरू हुई. Entity treats the expenditure on that project as if it were incurred in the research phase only. तो फिर आपने इस तरह उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है जैसे वो रिसर्च फेज थी, वो डेवलपमेंट फेज नहीं थी. ठीक है. वैसे तो नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कंपनीज के पास पूरा प्लान होता है और प्लान के थ्रू वो कर रही होती है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम उसको रिसर्च फेज के तौर पर ट्रीट करेंगे. ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रिसर्च का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और डेवलपमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्क है, जो अगली स्लाइड्स में आएगा. इसलिए ये याद रखिएगा कि रिसर्च और डेवलपमेंट को जब तक हम अलग नहीं करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेरा ठीक नहीं होगा. नेक्स्ट. अब आइएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां से शुरू होने लगा. रिसर्च कॉस्ट, जितनी भी रिसर्च कॉस्ट है इसका रूल सिंपल ये है कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है. No intangible asset arising from research or from research phase of internal project shall be recognized. ये याद रखिएगा, जितनी भी research cost है, it is cannot be recognized, is not an intangible asset. ये intangible asset नहीं consider होगा. Expenditure on research or on the research phase of an internal project shall be recognized as an expense when it is incurred. जिसका मतलब है कि रिसर्च कॉस्ट हमारी सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगी एज एन एक्सपेंस. और इससे पिछली स्लाइड में अब आपको जो मैं कह रहा था वो बहुत जरूरी है. अगर वो डिस्टिंग्विश नहीं होता तो हम उसको रिसर्च फेज कंसीडर करेंगे, और जब मैं रिसर्च फेज कंसीडर करूंगा तो जितने भी एक्सपेंस मेरे हुए, चाहे वो रिसर्च में हुए या डेवलपमेंट प्रॉफिट लॉस में गए, हम इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. अब डेवलपमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यहां से क्राइटेरिया आएगा. An intangible asset arising from development or development phase of internal project shall be recognized if and only if entity can demonstrate all of the following. मैं इसको आगे लिखने से पहले थोड़ा सा आपको क्राइटेरिया बता दूं. याद रखिएगा, डेवलपमेंट कॉस्ट जितनी भी होती है वो कैपिटलाइज होती है, यानी मीन इट इज कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल एसेट. लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया है. अब स्टैंडर्ड की तो अपनी वर्डिंग है, हम इसको मुख्तसर इस तरह भी लिखते हैं, सेक्टर. कुछ पाइरेट के नाम से लिखते हैं. ये मतलब वर्ड्स बनाए हुए हैं जहां से हम जरा एक एक वर्ड में जरा डिस्कस कर सकते हैं. यानी सेपरेबल, अभी डिटेल में तो हम पढ़ेंगे. सेपरेबल यानी मीन कि जो भी आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट है वो सेपरेबल हो. और सेपरेबल तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं स्टैंडर्ड में, जब से आज मैंने शुरू किया कि वो आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, यानी सेपरेट होगा तो आइडेंटिफाई हो सकता है. दूसरा इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल से हम यहाँ मतलब लेते हैं कि उसका जो, या एफिशिएंट भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, डजंट मैटर, यानी मीन कि उसका बेनिफिट ज्यादा हो, उसकी कॉस्ट कम हो. थर्ड कमर्शियली वायबल. कि वो चीज, वो प्रोडक्ट कमर्शियली वायबल हो, कि वो यहाँ पर प्रोड्यूस की जा सकती हो, यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जा सकती हो. ठीक है. टेक्निकली फिजिबल. और फिजिबिलिटी, टेक्निकली वो फिजिबल हो. अब जैसे एक बहुत ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जैसे कंट्री में आती है, डेवलपिंग कंट्री में, जहां पर वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए, तो नेचुरली वो टेक्निकली फिजिबल नहीं होगा. उसके बाद अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट. कि वो जो हम डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट इंटेंजिबल एसेट के से, उसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए. यानी ये उसी से लिंक करता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शेल इनफ्लो टू द एंटिटी, उसके फ्यूचर बेनिफिट्स होने चाहिए. लास्ट में रिसोर्सेस अवेलेबल.
आप कंपनी के पास सफिशिएंट रिसोर्सेस हों कि वो इस डेवलपमेंट कॉस्ट को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जितनी भी डेवलपमेंट कॉस्ट है, अगर ये सारा क्राइटेरिया यस होता है तो यस हम इंटेंजिबल एसेट को कैपिटलाइज करेंगे एज एन इंटेंजिबल एसेट। इफ आंसर ऑफ एनीवन इज नो, आंसर ऑफ एनीवन इज नो, तो फिर ये याद रखिएगा कि इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। फिर अगर कैपिटलाइज नहीं होगा तो कहां जाएगा? द ऑल द अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट शैल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब क्राइटेरिया स्टैंडर्ड की वर्डिंग में भी देख लेते हैं। इसमें 6 क्राइटेरिया आएंगे। नंबर 8, technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale। मैं यहाँ इसकी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में एक अली अकबर ग्रुप है, उनकी कंपनी है अली अकबर सीड्स। अली अकबर सीड बेसिकली रिसर्च करती है, ये रिसर्च कंपनी है और ये सीड्स पर रिसर्च करती है। आज से 15 to 20 इयर्स पहले इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से सीड्स मंगवाए और इन सीड्स पर रिसर्च शुरू की कि ये वेजिटेबल्स या फ्रूट्स क्यों ना पाकिस्तान में प्रोड्यूस किया जाए, टू प्रोड्यूस इन पाकिस्तान। इनमें कुछ तो कामयाब हो गए। अब जैसे अक्सर आज भी हम देखते हैं जी कि इंडियन टोमेटोज, चाइनीज वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा है। ये जरूरी नहीं कि वहां से अब चाइनीज लेमन जो है वो तो घरों में भी लगे हुए हैं। ठीक है, आपका ये हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं? नो, उनके सीड्स पाकिस्तान में प्रोड्यूस किए गए और सक्सेसफुली प्रोड्यूस किए, बिकॉज दीज आर टेक्निकली फिजिबल। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कोल्ड, जिनका जो वेदर है वो कोल्ड होता है, वेदर यानी डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब यहां से जो सीड मंगवाए थे उन पर रिसर्च की तो वो सक्सेसफुल तो हुआ, लेकिन सक्सेसफुल कैसे हुआ कि उन्होंने उस इन्वायरमेंट, वो टेम्परेचर जनरेट किया और उससे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस किए। लेकिन उस पर इतनी कॉस्ट आ रही थी कि अब अगर कोई भी पर्सन उसको प्रोड्यूस करना चाहे तो वो मार्केट में कोई भी उसको बाय नहीं करेगा, और नॉर्मल कंडीशन में वो टेक्निकली फिजिबल नहीं है कि हम उसको प्रोड्यूस कर सकते। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकली फिजिबल है या नहीं। नंबर 2, इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट और यूज और सेल इट। हाँ, ये बड़ा जरूरी है कि मैनेजमेंट के पास को इंटेंशन हो कि वो उसको कंप्लीट करे। ठीक है। नंबर 3, इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। कंपनी के पास इतनी एबिलिटी हो कि वो उसको यूज या सेल कर सके। ठीक है, उसके पास इतनी एबिलिटी हो कि वो उसको यूज और सेल कर सके। उसके बाद नेक्स्ट, how the intangible asset will generate probable future economic benefits. Among other things, entity can demonstrate the existence of a market for the output of intangible asset. यानी intangible asset के लिए उस जो भी प्रोडक्ट आप ला रहे हैं उसकी एक मार्केट एग्जिस्ट करनी चाहिए फ्यूचर में, तभी फ्यूचर बेनिफिट जनरेट होंगे। और द इंटेंजिबल इटसेल्फ, और इफ इट इज टू बी यूज्ड इंटरनली, द यूजफुलनेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट। और अगर उसी को आपने खुद यूज करना है तो उसकी अपनी यूजेज क्या है आप ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो बेनिफिट दे रही है तो आप रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट द डेवलपमेंट एंड टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। अगर कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं तो ये आपका कैपिटलाइज होगी डेवलपमेंट कॉस्ट। अगर उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो वो डेवलपमेंट कर ही नहीं सकती, वो कहीं ना कहीं वैसे स्टॉप हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि उस सूरत में आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। और लास्ट, if the its ability to measure reliably the expenditure attributable to the intangible asset during its development। ये वही सेपरेबल हो गया, तो उसको हम उसके एक्सपेंसेस को सेपरेटली मेजर कर सकें। ये जितने भी मैंने आपके सामने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, दिस इज द क्राइटेरिया और इसका मीट होना जरूरी है। अगर ये मीट करेगा
तो हम कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अदर इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, अभी हमने जो पढ़े हैं इंटेंजिबल एसेट इंटरनली जनरेटेड में, एक हमने डिस्कस किया गुडविल, एक अभी हमने डिस्कस किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपमेंट आपकी कैपिटलाइज होती है अगर क्राइटेरिया मीट होता है। यहां पर इस पैराग्राफ में 63 में अब हम डिस्कस करेंगे अदर इंटेंजिबल एसेट्स। अदर, अब अदर इंटेंजिबल एसेट्स में जैसे ब्रांड है, क्या इसको इंटरनली जनरेटेड ब्रांड को हम रिकॉग्नाइज करेंगे? तो स्टैंडर्ड बहुत क्लियर वर्ड लिख रहा है, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, mastheads, publishing titles, customer lists and items similar in substance shall not be recognized as intangible asset। याद रखिएगा, किसी किस्म का कोई भी इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स हो, मेथड्स हो, पब्लिशिंग टाइटल्स हो, कस्टमर लिस्ट हो, या इससे सिमिलर आइटम जो है वो इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं की जा सकती, नॉट टू बी रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड IS 38 क्लैरिटी हमें ये बता रहा है। रिकॉग्निशन ऑफ एन एक्सपेंस, पैरा 68, expenditure on an intangible asset shall be recognized as an expense when it is incurred। जितने भी इंटेंजिबल एक्सपेंसेस पर, एसेट पर, आइटम्स पर कोई भी एक्सपेंस जो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो कब रिकॉर्ड करेंगे? वो सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे अनलेस इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट दैट मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। आपके मुख्तलिफ एक्सपेंसेस होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स पर, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो क्राइटेरिया मीट करेंगे, जो क्राइटेरिया मीट करेंगे वो आप इंटेंजिबल एसेट में कैपिटलाइज करोगे, और जो क्राइटेरिया मीट नहीं करेंगे वो आप एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। ये स्टैंडर्ड की जो वर्डिंग है ये जरा समझना जरूरी है। वो लिख रहा है एक्सपेंडिचर और इंटेंजिबल एसेट, ये जो इंटेंजिबल एसेट पे जो मैं एक्सपेंडिचर्स ले रहा हूँ, shall be recognized as an expense when it is incurred, यानी वो सारे एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज होंगे, लेकिन आगे अनलेस का वर्ड है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट दैट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस जो इंटेंजिबल एसेट के क्राइटेरिया को मीट करेगा, उसको आप इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है। बी, the item is acquired in business combination and cannot be recognized as intangible asset. If this is the case, it forms part of the amount recognized as goodwill at acquisition date। ये पॉइंट अभी मैंने पहली एक एग्जांपल में भी डिस्कस किया, अब मैं एक और तरीके से आपको ये डिस्कस करता हूँ कि कौन सी कॉस्ट ऐसी है एक्सपेंस में बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू जो इंटेंजिबल हो जाएगा, लेकिन वो एज अ गुडविल होगा। देखिए, आपने एक बिजनेस है ए लिमिटेड, उसके जो नेट एसेट्स हैं वो आपने एक्वायर किए हैं 72,000 उसके नेट एसेट्स हैं, और इसमें नो इंटेंजिबल, इसमें कोई इंटेंजिबल एसेट इंक्लूड नहीं। बी लिमिटेड इसको एक्वायर कर लेती है, एक्वायर्ड ए लिमिटेड, ए लिमिटेड को जब एक्वायर करेगी तो अब ये सारे एसेट बी लिमिटेड के हो गए और इसमें इंटेंजिबल कोई भी नहीं है। ठीक है, अब इसने एक्वायर किया 80,000 में, यानी एक्वायर किया इसने 80,000। तो अब मुझे बताइएगा कि 70,000 के एसेट ले रहा है और 80,000 पे कर रहा है, तो नेचुरली वो क्या अमाउंट आ गई? गुडविल। ये 8,000 गुडविल है। सो प्लीज रिमेंबर, मैं यहां पर अब लिंक करके दिखा रहा हूं इस एग्जांपल को। आपके टोटल एक्सपेंसेस जो हुए हैं बिजनेस को एक्वायर करने में वो 80,000 है, इसमें से 72,000 जो है, 72,000 तो आपके इंटेंजिबल नहीं है ना, 72 जो है वो आपके नेट एसेट्स है अदर देन इंटेंजिबल। ठीक है, बाकी 8 रह गए, 8,000 एक्सपेंसेस ऑन इंटेंजिबल होंगे। अब 8,000 के लिए रूल क्या है? क्या ये इंटेंजिबल एसेट है? हमने कहा नो, कोई इंटेंजिबल नहीं है, तो इस पर जो एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा रहा,
बल्कि इट शेल बी ट्रांसफर टू इंटेंजिबल एसेट एज गुडविल। आप देख सकते हो कि ये 8000 की अमाउंट में क्या बन चुकी है, गुडविल। तो याद रखिएगा कि दो जगह ऐसी आएगी जहां पर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करेंगे। नंबर वन, जब वो इटसेल्फ इंटेंजिबल एसेट हो। नंबर टू, बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू आपकी गुडविल जनरेट हो रही हो। उसके अलावा जितने भी हम आइटम इंटेंजिबल एसेट पे आप इनकर करेंगे, वो एक्सपेंस के तौर पर हम उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा, अब आ जाए पास्ट एक्सपेंसेस। कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, पैरा 71। Expenditure on intangible item that was initially recognized as an expense shall not be recognized as a part of cost of intangible asset as a later date। इसको मैं जरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखिए, आपने 1 मार्च 2018 से डेवलपमेंट शुरू की, यानी रिसर्च इससे पहले हो चुकी है। अब डेवलपमेंट स्टार्ट किया आपने। जिस दिन डेवलपमेंट स्टार्ट करूंगा उस दिन क्राइटेरिया देखूंगा मीट हो रहा है, वही सेक्टर क्राइटेरिया, और हमने कहा यस क्राइटेरिया मीट हो रहा है। तो इट मींस यहां से लेकर ऑनवर्ड्स, जब तक कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती, जितने एक्सपेंसेस होंगे स्टैंडर्ड के मुताबिक हम उसको कैपिटलाइज करेंगे एज ए इंटेंजिबल एसेट। ओके, 1 जून 2018 तक आपने 2 मिलियन कॉस्ट इनकर कर दी और ये कैपिटलाइज हुई है, ये हमारा कैपिटलाइज हुई है, और अभी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, और इस दिन अब आपके पास रिसोर्सेज कंपनी के पास नहीं रहते, नो रिसोर्सेज, या रिसोर्सेज में शॉर्टेज आ जाती है। जैसे रिसेशन आता है, जैसे आजकल भी एक इशू है कोविड का, तो वहां से बहुत से बिजनेसेस है डाउनफॉल आ जाता है, तो उनके जो ओरिजिनल प्लान्स है उसमें चेंजेस लाना जरूरी हो जाती है। तो इसका मतलब कि उन्होंने फिलहाल इसको स्टॉप कर दिया। तो जब स्टॉप किया तो मैं कह सकता हूं कि नो क्राइटेरिया इज मेट। तो रूल क्या कहता है, जब ये क्राइटेरिया मेट नहीं करेगा, जितना एक्सपेंस इनकम हो चुका है वो, बेशक वो पहले कैपिटलाइज था, अब मैं उठाऊंगा इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर। अब इस डेट तक मेरा कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं है। 1 अक्टूबर 2018 को आप रीस्टार्ट कर देते हैं वर्क। री का वर्ड मैंने इसलिए लगाया कि उसी वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं और क्राइटेरिया चेक करते हैं और क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी इनकम होंगे, वो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस होंगे और वो कैपिटलाइज होंगे एज पर रूल जो हमने पढ़ लिया, वो कैपिटलाइज होंगे। लेकिन व्हाट अबाउट द 2 मिलियन? ये सपोज 3 मिलियन कॉस्ट लग चुकी है और ये कैपिटलाइज हो गया। व्हाट अबाउट दिस 2 मिलियन? ये 2 मिलियन हमारी कौन सी कॉस्ट होगी? पास्ट। अब पढ़िएगा, एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट दैट वाज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, ये हम इनिशियली इसको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, shall not be recognized as a part of cost of intangible asset at a later date। यानी यकम 10 को जब मैं रीस्टार्ट वर्क करूंगा तो क्या ये 2 मिलियन कैपिटलाइज हो जाना चाहिए दोबारा? आंसर स्टैंडर्ड में बड़ा क्लियर है, नो। That once a cost which is transferred to profit and loss cannot be recognized as an intangible asset in subsequent year। However, वो बात वो अलग चीज है कि जो इसके बाद की कॉस्ट इनकम हो रही है वो बिल्कुल कैपिटलाइज होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट पैराग्राफ, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। ये यहां से आगे अब हमारा इवैल्यूएशन मॉडल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब जरा यहां तक मैं इसको पहले रोकता हूं और अब आएंगे हम जरा कुछ चीजों को डिस्कस करने। अच्छा, इससे ये आज चूंकि हमारा लेक्चर नंबर 6 था, इससे पहले हम 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें IAS 10 और IAS 37। ठीक है, अब इसका जो आपका टेस्ट है, टेस्ट 1, वो आपका थर्सडे को होगा।
सॉरी फ्राइडे को आपका टेस्ट जो है वो फ्राइडे को। ठीक है, और फ्राइडे को हमारी डेट क्या होगी? आज 15 है, 17 4/20। ठीक, अब टेस्ट का तरीका कार क्या है वो जरा आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, आपके ज़हन में जरूर क्वेश्चन होगा व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट आपका टाइम जो है ना वो 5 o'clock है, 5 PM। ठीक है, ये 1 आवर का टेस्ट होगा, एग्जैक्टली 5 PM पर आपके पास टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। आप अपने लॉगिन में जाएंगे, और लॉगिन में जाएंगे तो आपके पास वो टेस्ट आ चुका होगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे। अब उस टेस्ट को आपने पूरे 1 आवर में करना है सॉल्व। ठीक है, उसके बाद करने के बाद इसमें ऑप्शन तो है आपके पास कि आप इसको एक्सेल में कर लें, इसको वर्ड में कर लें, लेकिन मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। आप जिस तरह, क्योंकि आपने जो पेपर देने हैं वो वर्ड एक्सेल पे नहीं देने, आपने जो पेपर देने हैं वो अपनी कॉपी पे देने, तो लिहाजा आप अपनी कॉपी पर इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप इसको पिक्चर में कन्वर्ट करें या PDF में कन्वर्ट करें। बेहतर है PDF, क्योंकि PDF से ये होगा कि आपका जो उसका जो साइज है उसका फाइल का वो कम हो जाता है। तो 1 पेज है, 2 पेज है, 3 पेज, वो PDF फाइल आप अपने लॉगिन में अपलोड कर देंगे। और ये याद रखिएगा कि ये अपलोड का टाइम जो है ना, ये 1 आवर का टेस्ट है, तो ये तकरीबन 7 o'clock तक या 8 o'clock तक आपके पास अपलोड का टाइम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद आप इसको सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप अपलोड करोगे ये हमारे पास आ जाएगा लॉगिन में, यानी हम यानी टीचर्स के पास आएगा, टीचर्स इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद फिर ये आपको वापस मिल जाएगा अपलोडिंग की फॉर्म में। ठीक है तो प्लीज आपने, अब ये चूंकि सिर्फ कल का दिन है आपके पास, परसों टेस्ट है, और ये चूंकि हम पढ़ चुके हैं, तो IS 10 और 37 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, और ये चूंकि होता ही थ्योरेटिकल है, तो जरा अच्छी तरह पढ़ लें क्वेश्चंस गिवन इन ICAP बुक। ठीक है, प्लस आपने रीड करना है स्टैंडर्ड फ्रॉम बुक। इसके अलावा जो मैंने आपको स्लाइड्स प्रोवाइड की थी वो भी पूरा स्टैंडर्ड है, IS 10 का भी और 37 का भी। इवन इसके अंदर SIC 1B, ये सारे के सारे आपने इसको रीड करना है और तैयारी करके रखनी है, और एग्जैक्ट 5 o'clock आपके पास ये, आप इसको अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, पहले डाउनलोड करेंगे पेपर टेस्ट का, उसके बाद आप इसको कंप्लीट करके अपलोड करेंगे, और फिर ये हमारे पोर्टल में आ जाएगा। ठीक है, और जितना आज हमने स्टैंडर्ड अभी पूरा नहीं किया, ठीक है, अभी ये रहता है स्टैंडर्ड, उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इसको मुकम्मल करेंगे, और उसके बाद तो इसको आज अच्छी तरह पढ़ लें, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो चीज आपको इसमें समझ नहीं आ रही वो मुझे आप क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा 10 मिनट दूंगा, हम उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जिसमें हम ये डिस्कस कर लें, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आप चूंकि हमारे पास टाइम जो है वो 1 मिनट से कम है, तो ये किसी वक्त भी ये ड्रॉप हो जाएगा, तो कोई क्वेश्चन है तो बेशक कर सकते हैं।